नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज आपका मॉडल पेपर होगा, तो ये आपका तीसरा मॉडल पेपर है। आपका टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं। सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और क्लास को शेयर कर देंगे। 200 क्वेश्चन का मॉडल पेपर रहेगा ये। आज आपका तीसरा मॉडल पेपर है। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। चलिए, तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके बारे में आपको सुपर 20 बैच के बारे में तो पता ही है। ये जो सुपर 20 बैच चला था उसमें आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दिए गए थे और उसमें थ्योरी भी कवर करा दी गई थी क्वेश्चन के साथ साथ। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो लोग वीडियो को देख लेंगे। और इस वीडियो में हम आपको एक आवश्यक सूचना भी देंगे, तो आप लोग बने रहिए, बीच में कभी भी दे सकते हैं वो सूचना। तो और पीडीएफ के बारे में भी बताएंगे कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा और कब मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये तो आपको पता ही है कि टेलीग्राम पे मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, कितने टाइम तक रहेगा, ये आपको हम बता देंगे बीच में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेहूं में काली गेरुई रोग का कारक है। गेहूं में काली गेरुई रोग का कारक क्या है? पक्सीनिया रिकांडेडा, पक्सीनिया स्ट्रीफार्मिस, पक्सीनिया ग्रेमिलिस ट्रिटशाई या नन ऑफ दीज। तो गेहूं में काली गेरुई रोग का कारक क्या होता है? ये होता है पक्सीनिया ग्रेमिलिस ट्रिटशाई। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आप लोगों को इनके आंसर पता हैं तो आप लोग 10 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। 10 सेकंड तो हमको इसके क्वेश्चन को पढ़ने में ही लग जाता है, तब तक आप लोग आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़लिंग संबंधित है। पढ़लिंग किससे संबंधित है? तो आप लोग आंसर करिए इसका। तो जो पढ़लिंग क्रिया है वो धान से संबंधित है। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें यूपी कैटेट में, उसी के बेसिस पे ये आपके मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं। मॉडल पेपर का मतलब ही यही होता है। तो IIWR कहाँ स्थित है? IIWR का पूरा नाम आप लोग जान लेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च। अगर नहीं पता है तो आप लोग नोट कर लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये करनाल में है, करनाल हरियाणा। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में अम्लीय भूमि सुधारक नहीं है। अम्लीय भूमि सुधारक नहीं है, चूना, प्रेसमेड, जिप्सम या छवि। तो जो जिप्सम है वो अम्लीय भूमि सुधारक नहीं है। जिप्सम का प्रयोग क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा। और चूना का प्रयोग तो आप लोगों को पता है कि अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किया जाता है। प्रेसमेड का भी प्रयोग अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किया जाता है। प्रकाश और पार्वती प्रजातियां हैं, ज्वार की, बाजरे की, मक्का की या धान की। तो जो प्रकाश और पार्वती हैं वो मक्का की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंबाकू की फसल में जल भराव होने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? फोर्किंग, फ्लॉपिंग, आर्द्र गलन या नन ऑफ दीज। तो तंबाकू की फसल में जल भराव होने से फ्लॉपिंग क्रिया की समस्या उत्पन्न होती है। फ्लॉपिंग की समस्या उत्पन्न होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। सिगरेट तंबाकू में निकोटीन की मात्रा कितनी होती है? सिगरेट तंबाकू में निकोटीन की मात्रा 1% होती है। सिगरेट तंबाकू में निकोटीन की मात्रा 1% होती है। सब लोगों को पता होगा। किस फसल को कैमेल क्रॉप के नाम से जानते हैं? तो कैमेल क्रॉप के नाम से ज्वार को जानते हैं। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इसे कैमेल क्रॉप क्यों कहते हैं ज्वार को? तो ये सूखा सहन करने वाली फसल होती है, सूखा अवरोधी फसल होती है, इसलिए इसको कैमेल क्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषक दूत मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? कृषक दूत मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये भोपाल से होती है। कहाँ से होती है? भोपाल से। डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आप लोग आंसर कर दीजिए अगर आप लोगों को पता है तो। पोषक तत्वों को जलाशय वाले क्षेत्रों पोषक तत्वों को जलाशय वाले क्षेत्रों में एकत्रित होना क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन
या ऑल, तो ये क्या कहलाता है? यूट्रोफिकेशन। पोषक तत्वों का जलाशय वाले क्षेत्रों में जैसे कि तालाब, नदी, झील में इकट्ठा होना यूट्रोफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? तो यूरिया में एमाइड के रूप में नाइट्रोजन पाई जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाई जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी पूछ लिया जाता है कि यूरिया कैसा उर्वरक है? तो यूरिया एमाइड उर्वरक है। यूरिया एमाइड उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 100% कार्बनिक राज्य का दर्जा किसे मिला? 100% कार्बनिक राज्य का दर्जा किसे मिला? तो ये किसे मिला है? सिक्किम को। 100% कार्बनिक राज्य का दर्जा सिक्किम को मिला है। कार्बनिक राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट बोलते हैं इंग्लिश में। सर्वाधिक कार्बनिक मृदा का क्षेत्रफल किस राज्य में है? सर्वाधिक कार्बनिक मृदा का क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो जो सर्वाधिक कार्बनिक मृदा का क्षेत्रफल किस में है? मध्य प्रदेश में। डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपास की काली मृदा में कौन से किले खनिज की अधिकता पाई जाती है? कपास की काली मृदा में कौन से किले खनिज की अधिकता पाई जाती है? एलाइट, बर्मिकुलाइट, मोंटमोरिलोनाइट या कियोलिनाइट? तो किसकी अधिकता पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोंटमोरिलोनाइट। मोंटमोरिलोनाइट, सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आप लोग आंसर देते रहिए और लास्ट में हमको बता दीजिए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन किए थे आप लोगों ने, और उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं। आप लोग काउंट करते चलिए, लिखते चलिए, एक कॉपी ले लीजिए उस पर, और लास्ट में बता दीजिए कमेंट करके कि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं। सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता किस मृदा कण की होती है? तो जो सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता होती है वो किस मृदा कण की होती है? सैंड की। किसकी होती है? सैंड की। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका, दोमट मृदा में रंध्रा विकास प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? दोमट मृदा में रंध्रा विकास प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 47%। 47%। नेक्स्ट है, कार्बनिक कोलाइड्स का उदाहरण है। कार्बनिक कोलाइड्स का उदाहरण है। कार्बनिक कोलाइड्स का उदाहरण इसमें क्या है? खनिज, ह्यूमस, दोनों या नन ऑफ दीज? तो ह्यूमस है। कार्बनिक कोलाइड्स का उदाहरण ह्यूमस है, खनिज नहीं है। नेक्स्ट है आपका, 1 हेक्टेयर धान की रोपाई हेतु कितने क्षेत्र की आवश्यकता होती है यदि नर्सरी एसआरआई पद्धति से डाली जाए? अगर एसआरआई पद्धति से नर्सरी डाली जाती है तो 1 हेक्टेयर धान के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? एसआरआई पद्धति से 100 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है। एसआरआई पद्धति से 100 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है, और वैसे अगर डालते हैं तो 1000 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर की रोपाई करने के लिए। नेक्स्ट है आपका, अरहर की प्रति हेक्टेयर बीज दर है। अरहर की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? तो बीज दर तो सब लोगों को पता होगी, 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट है आपका, जूट के पौधे से हरी अवस्था में ही छाल या फाइबर को अलग करना क्या कहलाता है? जूट के पौधे से हरी अवस्था में ही छाल या फाइबर को अलग करना रिबोनिंग कहलाता है। रिबोनिंग कहलाता है। रेटिंग किसे कहते हैं? तो रेटिंग, रेशा चढ़ाने की क्रिया को रेटिंग कहते हैं। जूट का रेशा चढ़ाया जाता है, उस क्रिया को रेटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो भारतीय खाद्य निगम FCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारतीय खाद्य निगम FCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसमें आप लोग एक ऑप्शन चेंज कर लीजिए। ये जो दिलीप कुमार पनवार हैं ये पहले थे, अब चेंज हो चुके हैं। अब कौन है? तो अतीश चंद्रा हैं। अतीश चंद्रा, नोट कर लीजिए आप लोग। अतीश चंद्रा पूछा जा सकता है। FCI के वर्तमान अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अतीश चंद्रा। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2019 में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो 2019 की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे 2021 कर लीजिए, क्योंकि 2021 चल रहा है अभी। वर्ष 2021 में
विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो क्या रखी गई है, नोट कर लीजिए आप लोग, रीस्टोर अवर अर्थ, रीस्टोर अवर अर्थ। 2021 में विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या रखी गई है? रीस्टोर अवर अर्थ। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर पीएम किसान योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2019 को कहाँ से की गई थी? तो ये कहाँ, इसमें दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक ये पूछा जा सकता है कि पीएम किसान योजना की शुरुआत कब की गई? तो 24 अप्रैल 2019 को की गई। और कहाँ से की गई थी ये? तो गोरखपुर से की गई थी। कहाँ से की गई थी? गोरखपुर से की गई थी। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका गन्ने के बीज को क्या बोलते हैं? तो गन्ने के बीज को फिलप्स बोलते हैं, गन्ने के बीज को फिलप्स बोलते हैं। पुष्प को एरो बोलते हैं और गन्ने के टुकड़ों को सेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वैज्ञानिक ने बताया कि बाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है? बाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है, किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो ये किसने बताया था? कार्टी ने, कार्टी ने बताया था कि बाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। आप लोग एक चीज़ सुन लेंगे, जो बच्चे ICAR या BHU की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि ICAR के फॉर्म आ चुके हैं, तो जो उनकी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए उनकी क्लासें कब से स्टार्ट होंगी? तो उनकी क्लासें 13 अगस्त को, 13 अगस्त से ICAR और BHU वालों की क्लासें स्टार्ट होंगी इसी चैनल पे। तो आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो वो क्लासें करिए। अभी आप लोग इसका यूपी कैडेट का एग्ज़ाम दीजिए, 12 अगस्त को यूपी कैडेट का एग्ज़ाम है, उसके बाद 13 अगस्त से आपकी इसकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोगों को 13 अगस्त से इसकी क्लासें स्टार्ट होंगी। आप लोगों को टॉपर अमन सर ने भी बता दिया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आप लोग यूपी कैडेट की तैयारी पे ज़्यादा जोर दीजिए। आपका यूपी कैडेट का एग्ज़ाम आ ही गया है, अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए आप लोग जितना तैयार कर लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर दिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसीलिए आपको कराई जा रही है, आपको डेली प्रैक्टिस कराई जा रही है। हफ्ते में 2 आपके मॉडल पेपर कराई दिए जाते हैं और 30-30 क्वेश्चन के कैप्सूल दे दिए जाते हैं आप लोगों को। उसमें आपके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट है आपका बिंदु स्राव की क्रिया होती है। तो बिंदु स्राव की क्रिया कब होती है? बिंदु स्राव की क्रिया के लिए इसमें क्या सही है? तो इसमें ये सभी सही है। बिंदु स्राव की क्रिया उच्च मूल दाब के द्वारा भी होती है, उच्च मूल दाब के द्वारा होती है, और किससे होती है? तो हाइड्रोथोड से होती है और सुबह जल्दी होती है। बिंदु स्राव की क्रिया उच्च मूल दाब के द्वारा हाइड्रोथोड से सुबह जल्दी होती है। तो इसका सभी ऑप्शन सी हो जाएगा। सहतूत में किस प्रकार का रंध्र पाया जाता है? सहतूत में किस प्रकार का रंध्र पाया जाता है? तो सहतूत में किस प्रकार का रंध्र पाया जाता है? सेव प्रकार का। सहतूत में सेव प्रकार का रंध्र पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्लाइकोलाइसिस के संबंध में गलत कथन है। ग्लाइकोलाइसिस के संबंध में गलत कथन कौन सा है इसमें? तो आक्सी क्रिया है। ग्लाइकोलाइसिस के संबंध में गलत कथन ये है कि ये आक्सी क्रिया है, ये आक्सी क्रिया नहीं है। इसमें 2 ATP बनते हैं, सही है। कोशिका द्रव्य में होती है, सही है। पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रेब्स चक्र कहाँ चलती है? तो जो क्रेब्स चक्र होती है वो कहाँ चलती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। नेक्स्ट है आपका निम्न में किसका RQ सबसे अधिक होता है? तो इसमें सबसे अधिक किसका होता है? श्वसन गुणांक बोलते हैं इसको, रेस्पिरेटरी कोशिएंट। इंग्लिश में रेस्पिरेटरी कोशिएंट बोलते हैं और हिंदी में श्वसन गुणांक बोलते हैं। तो किसका सबसे अधिक होता है? तो ये कार्बनिक अम्ल का सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है कार्बनिक अम्ल का। नेक्स्ट है आपका निम्न में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। इनमें से प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या प्रकाश? तो आप लोग आंसर करिए इसका। उम्मीद है सब लोगों को पता होगा।
तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं होती है। ऑक्सीजन तो इसमें उत्पाद के रूप में निकलती है। तो जल चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है और प्रकाश भी चाहिए होता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण का उत्पाद है। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण का उत्पाद है ऑक्सीजन, एटीपी, NADPH2 या सभी। तो चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण में केवल एटीपी का निर्माण होता है। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण में केवल एटीपी का निर्माण होता है और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण में एटीपी, NADPH2 और O2 तीनों बनते हैं। तो इसमें चक्रीय पूछा है तो एटीपी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, रेवुलेज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही एंजाइम है। रेवुलेज 1,5 बाइफॉस्फेट कौन से पौधे का कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही एंजाइम है? C2 प्लांट, C3 प्लांट, C4 प्लांट या कैम प्लांट? तो ये किसका है? C3 प्लांट का। C3 प्लांट का आपको PDF के बारे में बता दिया जाएगा, आप लोग बने रहिए। हेस्पेरिडियम फल का प्रकार है। हेस्पेरिडियम फल का प्रकार है नींबू, संतरा, मौसमी या सभी। तो हेस्पेरिडियम फल का प्रकार क्या है? इसमें इन सभी के फल का प्रकार हेस्पेरिडियम ही होता है, नींबू का भी, मौसमी का भी और संतरा का भी। नेक्स्ट है आपका, ये सारे सिट्रस फल तो हैं, सिट्रस फल का प्रकार हेस्पेरिडियम होता है। आलू है रूपांतरित तना, रूपांतरित जड़, रूपांतरित फल या सभी। तो आलू क्या है? आलू रूपांतरित तना है। आलू रूपांतरित तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागफनी में कांटे का रूपांतरण क्या होता है? तो जो नागफनी में कांटे होते हैं वो किसका रूपांतरण होते हैं? तो जो पत्ती होती है वो कांटे के रूप में रूपांतरण हो जाती है। नागफनी की जो पत्ती होती हैं वो कांटे में रूपांतरण हो जाती हैं, तो इसका पत्ती सही हो जाएगा। ये क्यों होती हैं? तो बाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए, बाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए नागफनी की पत्ती कांटे में रूपांतरण हो जाती हैं। पराग नलिका की खोज किसने की थी? तो पराग नलिका की खोज एमिसी ने की थी। पराग नलिका की खोज एमिसी ने की थी। नेक्स्ट है आपका, बीज प्राय जल का अवशोषण करते हैं। बीज जल का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं? तो बीज द्वारा करते हैं। बीज जल का अवशोषण बीज द्वारा करते हैं, मतलब खुद ही के द्वारा। फली फल का प्रकार तथा सीमांत बीजान्यास किस में पाया जाता है? मटर में, टमाटर में, नींबू में या तंबाकू में? तो फली फल का प्रकार किसका होता है? मटर में, मटर में, और इसमें सीमांत बीजान्यास पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, पेपस बाह्यदलीय रूपांतरण किस कुल से संबंधित है? पेपस बाह्यदलीय रूपांतरण किस कुल से संबंधित है? कुकुरबिटेसी, मालवेसी, सोलिनेसी या कंपोजिटी? तो पेपस बाह्यदलीय रूपांतरण किस कुल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कंपोजिटी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, दलग्न पुंकेसर किस कुल में नहीं पाए जाते? दलग्न पुंकेसर किस कुल में नहीं पाए जाते? आप लोग आंसर कर दीजिए, 5 सेकंड है आप लोगों के पास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेमिनी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में सूक्ष्म जैविकी के पिता हैं। सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन हैं? तो हैं लुईस पाश्चर। सूक्ष्म जैविकी के पिता लुईस पाश्चर हैं। नेक्स्ट है आपका, सभी जीवाणुओं का गुणसूत्र होता है। सभी जीवाणुओं का गुणसूत्र ये होता है। सभी जीवाणुओं का गुणसूत्र कैसा होता है? द्विसूत्रीय DNA। सभी जीवाणुओं का गुणसूत्र द्विसूत्रीय DNA होता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक हैं। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन हैं? रॉबर्ट हुक, A.K. शर्मा, बीरबल साहनी या O.P. अयंकर? तो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन हैं? A.K. शर्मा। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक A.K. शर्मा हैं, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जीवाणुओं में लैंगिक जनन की खोज किसने की थी? जीवाणुओं में लैंगिक जनन की खोज किसने की थी? तो ये की थी लीडरबर्ग और टैटम ने। जीवाणुओं में लैंगिक जनन की खोज लीडरबर्ग और टैटम ने की थी। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका निम्न में एक कोशिकीय शैवाल है। एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है? इसमें आप लोग आंसर करते रहिए, आप लोगों को जितना पता है, और आप लोग लास्ट में हमको बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। इनमें एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है? तो ये सभी जो हैं वो एक कोशिकीय शैवाल हैं। नास्टाक, एनावेना और क्लोरेला ये सभी एक कोशिकीय शैवाल हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न में सबसे विषैला कवक कौन सा है? इनमें सबसे विषैला कवक कौन सा है? तो इसमें सबसे विषैला कवक है एमिनेटा। एमिनेटा जो है वो सबसे विषैला कवक है। नेक्स्ट है आपका निम्न में कौन सा रोग विषाणु द्वारा होता है? इनमें कौन सा रोग जो है वो विषाणु द्वारा होता है? पोलियो, पीलिया, टाइफाइड या टिटनस या न्यूमोनिया तथा हैजा। तो इसमें विषाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? पोलियो और पीलिया। पोलियो और पीलिया जो है वो विषाणु द्वारा होता है। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका, ये आपके बॉटनी के क्वेश्चन चल रहे हैं। बंद प्रकार के संवहन बंडल पाए जाते हैं। बंद प्रकार के संवहन बंडल किस में पाए जाते हैं? तो ये मक्का में पाए जाते हैं। मक्का में बंद प्रकार के संवहन बंडल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बर्नौली प्रमेय पर आधारित घटना है। बर्नौली प्रमेय पर आधारित घटना है। रॉकेट की गति, सीमांत वेग, मैग्नेस प्रभाव या नन ऑफ दीज। तो बर्नौली प्रमेय पर आधारित घटना क्या है? मैग्नेस प्रभाव। मैग्नेस प्रभाव बर्नौली प्रमेय पर आधारित घटना है। पृथ्वी यदि, यहाँ पे प्रति लिख गया है, याद कर लीजिए आप लोग। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के प्रत्यय घूमना बंद कर दे, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के प्रत्यय घूमना बंद कर दे तो किस स्थान के गुरुत्वाकर्षण में प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो जो ध्रुवों का गुरुत्वाकर्षण है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे पृथ्वी घूमे चाहे ना घूमे। तो इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी तल के समीप चक्कर लगा रहे उपग्रह की बंधन ऊर्जा का मान क्या होता है? पृथ्वी तल के समीप चक्कर लगा रहे उपग्रह की बंधन ऊर्जा का मान क्या होता है? तो इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, +GMEM/2RE, +GMEM/2RE। नेक्स्ट है आपका एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो इसमें सेंटीमीटर में पूछा है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाएगा 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। 10 की पावर -8 सेंटीमीटर एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका त्रिभुजाकार पटल का गुरुत्व केंद्र स्थित होता है। त्रिभुजाकार पटल का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो ये मध्यकाओं के कटान बिंदु पर स्थित होता है। त्रिभुजाकार पटल का गुरुत्व केंद्र मध्यकाओं के कटान बिंदु पर स्थित होता है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है एक पॉइज का मान होता है। एक पॉइज का मान कितना होता है? तो एक पॉइज का मान होता है 0.1 न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। 0.1 न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसकी लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? तो आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए कि इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, यदि किसी चालक तार की लंबाई खींचकर, नोट करते चलिए आप लोग, यदि किसी चालक तार की लंबाई खींचकर n गुनी कर दी जाए, यदि किसी चालक तार की लंबाई खींचकर n गुनी कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध n² गुना हो जाता है। यदि किसी चालक तार की लंबाई खींचकर n गुनी कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध n² गुना हो जाता है। तो इसमें 2 गुनी कर दी गई है। n का मतलब होता है कितना गुना, तो इसमें 2 गुनी कर दी गई है तो 2n हो जाएगा, n की जगह 2 हो जाएगा।
तो n का स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर कर दो, 4 हो गया तो 4 गुना हो जाएगा 4 इंटू 10 कर दो तो इसका कितना आ जाएगा 40 ओम आ जाएगा। मतलब कि इसका फॉर्मूला बन गया एन स्क्वायर आर। तो 2 दूनी 4, 4 और आर कितना दिया हुआ है 10 ओम, तो 4 का गुणा 10 में करेंगे तो 40 ओम आ जाएगा। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। इस ऑप्शन को इस अभी मैंने जो बोला है उसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट यहाँ पे दोनों जगह वोल्ट लिख गया है, एक जगह आप लोग वाट कर लीजिए क्योंकि इसमें एक ही चीज़ दे दी गई है दोनों जगह। यहाँ पे आप लोग 220 वोल्ट 100 वाट अंकित हैं। यदि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित हैं, इस बल्ब का प्रतिरोध कितना है? इस बल्ब का प्रतिरोध कितना है? तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है ये देखिए आप लोग। इसमें वोल्टेज दिया हुआ है और पावर दी हुई है। वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 और पावर दी हुई है 100 वाट। तो और आर पूछा है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग नोट कर लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? P = B² अपॉन आर। P = B² अपॉन आर। नोट कर लीजिए आप लोग। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आर पूछा है तो P = B² अपॉन आर होता है। तो इसमें P कितना दिया हुआ है, पावर कितनी दी हुई है, पावर 100 वाट दी हुई है और वोल्टेज 220 वोल्टेज दिया हुआ है। तो P की जगह आप लोग लिखेंगे 100 वाट बराबर B² 220 गुणा 220 अपॉन आर। तो R = कितना हो जाएगा? R को हम इधर भेजेंगे 100 R बराबर 220 गुणा 220 हो जाएगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा 220 गुणा 220 अपॉन 100। तो 0 से ये 0 कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा। 22 × 22 बराबर कितना हो जाएगा? 22 × 22 करेंगे तो 484 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 484 ओम। आप लोग केवल फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फॉर्मूले से ये सारे क्वेश्चन होते हैं। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? P = B² अपॉन आर। P = B² अपॉन आर। इसका आंसर आ जाएगा 484 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो ये होता है 2π√RE/G। 2π√RE/G अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई द्रव केश नली में ऊपर चढ़ जाता है तब द्रव व ठोस की केश नली में स्पर्श कोण का मान क्या होगा? मतलब कि कितना स्पर्श कोण होगा जब कोई द्रव केश नली में ऊपर चढ़ेगा? तो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम होगा तो द्रव केश नली में ऊपर चढ़ जाएगा। 90 डिग्री होगा तो कोई अंतर नहीं होगा, जैसा है वैसा ही बना रहेगा। नेक्स्ट है आपका, स्टोक्स बल का सूत्र है। स्टोक्स बल का सूत्र क्या है? स्टोक्स बल का सूत्र होता है F = 6π/nRV। F = 6π/nRV। नेक्स्ट है आपका, गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल का सूत्र है। गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल का सूत्र क्या होता है? तो BRMS = √3RT/m। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंडर वाल गैस समीकरण का सूत्र है। वंडर वाल गैस समीकरण का सूत्र है PV = RT P + A/B², B - B = RT। तो वंडर वाल गैस समीकरण का सूत्र क्या होता है? वंडर वाल गैस समीकरण का सूत्र होता है, ये पूछ लिया जाता है आप लोगों से, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। P + A/B², B - B = RT। P + A/B²,
V माइनस वी इजिकल्स टू आर टी। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है। ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है पदार्थ पर, तापांतर पर, छड़ की लंबाई पर या छड़ के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। तो जो ऊष्मा चालकता गुणांक होता है वो पदार्थ पर निर्भर करता है। ऊष्मा चालकता गुणांक पदार्थ पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है आपका, इंजन हौज के प्रयोग में, इंजन हौज के प्रयोग में, इंजन हौज का प्रयोग क्या होता है? तो इसमें इंजन हौज के प्रयोग होता है, एक इक्वेशन बनती है K प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। K प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है, तो K अपॉन एल स्क्वायर इजिकल्स टू नियतांक हो जाएगा। K अपॉन एल स्क्वायर इजिकल्स टू नियतांक, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई नियतांक मानेंगे, इस ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे या यहाँ पे नियतांक मानेंगे तो ये इधर आएगा, एल स्क्वायर इधर आएगा, तो यहाँ डिवाइड में आएगा तो K अपॉन एल स्क्वायर इजिकल्स टू नियतांक हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तरंगें अपने साथ ले जाती हैं, तरंगें अपने साथ ले जाती हैं। तो तरंगें अपने साथ ऊर्जा तथा संवेग दोनों को ले जाती हैं। तरंगें अपने साथ ऊर्जा तथा संवेग दोनों को ले जाती हैं। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति है, पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति है 20,000 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य या 20 हर्ट्ज से कम। तो पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडलीय दाब का मान पृथ्वी तल पर है, वायुमंडलीय दाब का मान पृथ्वी तल पर है। पृथ्वी तल पर वायुमंडलीय दाब का मान कितना है? तो 76 सेंटीमीटर पारे स्तंभ का दाब, 76 सेंटीमीटर पारे स्तंभ का दाब। डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी गैस में ध्वनि की चाल का मान निर्भर करता है, किसी गैस में ध्वनि की चाल का मान निर्भर करता है ताप पर, दाब पर, दोनों या नन ऑफ दीज। तो ध्वनि की चाल का मान किस पर निर्भर करता है? ताप पर। ध्वनि की चाल का मान ताप पर निर्भर करता है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर इजिकल्स टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। नेक्स्ट है आपका, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल का मान है। चुंबकीय क्षेत्र पर रखे धारावाही चालक तार पर लगने वाला मान है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? एफ इजिकल्स टू आई वी एल साइन थीटा, आई वी एल साइन थीटा। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका, वायु के बहने की दिशा ज्ञात की जाती है। वायु के बहने की दिशा किससे ज्ञात की जाती है? वेदरकाक से, अल्टीमीटर से, हाइड्रोमीटर से या एनीमोमीटर से। तो वायु के बहने की दिशा वेदरकाक से ज्ञात की जाती है। वायु के बहने की दिशा वेदरकाक से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है आपका, आइंस्टीन का समीकरण क्या है? तो आइंस्टीन का समीकरण तो सब लोगों को पता होगा, E इजिकल्स टू एम सी स्क्वायर होता है। आइंस्टीन का समीकरण E इजिकल्स टू एम सी स्क्वायर। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका, बम के फटने की प्रक्रिया में संरक्षित रहती है। जब बम फटती है तब क्या संरक्षित रहता है? ऊर्जा, संवेग, ऊर्जा तथा संवेग दोनों या नन ऑफ दीज। तो बम के फटने की प्रक्रिया में संवेग संरक्षित रहता है। बम के फटने की क्रिया में संवेग संरक्षित रहता है। आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता का मान कितना होता है? तो ये आपको पहले भी कराया गया था। आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता का मान 1 होता है। इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको आपको बार बार कराया जाता है, तो आप लोग इसको भूलेंगे नहीं। आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता का मान कितना होता है? 1। नेक्स्ट है आपका, नीमागार्ड किसका मूल ग्रंथ है? हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन आ चुके हैं आप लोगों के। नीमागार्ड किसका मूल ग्रंथ है? तो जो नीमागार्ड है वो आड़ू का मूल ग्रंथ है। नीमागार्ड आड़ू का मूल ग्रंथ है।
नेक्स्ट है आपका उत्पादन की दृष्टि से किस फल का भारत में प्रथम स्थान है। इनमें से किस फल का भारत में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। आप लोग आंसर करते रहिए। तो किसका है, केला का है। उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है, केला का। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूसा सृजन मूल ग्रंथ है। पूसा सृजन मूल ग्रंथ है। बौना, अर्धबौना, लंबा या ए एंड बी बोथ। तो पूसा सृजन किसका मूल ग्रंथ है। पूसा सृजन जो है वो बौना मूल ग्रंथ है। आम किस प्रकार का पौधा है। आम किस प्रकार का पौधा है, क्लाइमेट्रिक, ट्रॉपिकल, टेम्परेट या ए एंड बी बोथ। तो आम कैसा है, क्लाइमेट्रिक भी है और ट्रॉपिकल भी है। ए एंड बी बोथ हो जाएगा। आम क्लाइमेट्रिक और ट्रॉपिकल दोनों है। नेक्स्ट है आपका JH हिल प्रजाति है। JH हिल किसकी प्रजाति है। तो ये JH हिल है वो नरबद्ध प्रजाति है। JH हिल नरबद्ध प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फालसा की फैमिली क्या है। फालसा की फैमिली भी इम्पोर्टेंट है। फालसा की फैमिली टीलिएसी होती है। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए आप लोग प्याज की रबी तथा खरीफ दोनों में उगाई जाने वाली प्रजाति है। प्याज की रबी तथा खरीफ दोनों में उगाई जाने वाली प्रजाति कौन सी है। तो जो अर्का प्रगति है वो प्याज की रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में उगाई जाती है। अर्का प्रगति, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। भिंडी की जायद में बीज दर कितनी होती है। भिंडी की जायद में बीज दर कितनी होती है। 10 से 12 किलोग्राम, 10 से 15 किलोग्राम, 18 से 20 किलोग्राम या ए एंड सी दोनों। तो भिंडी की जायद में बीज दर कितनी रखते हैं, 18 से 20 किलोग्राम। 18 से 20 किलोग्राम जायद में बीज दर रखते हैं। बोल्टिंग किससे संबंधित है। बोल्टिंग क्रिया किससे संबंधित है, प्याज, लहसुन, गोभी या नन ऑफ दीज। तो बोल्टिंग क्रिया जो है वो प्याज से संबंधित है। बोल्टिंग क्रिया प्याज से संबंधित है। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 1 मिनट रुकेंगे आप लोग, गला सूख रहा है, पानी पी लें थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकासिन किसका कार्य की विकार है। अकासिन किसका कार्य की विकार है। तो अकासिन जो है वो मूली का कार्य की विकार है। डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका भिंडी में पाया जाने वाला तत्व है। भिंडी में पाया जाने वाला तत्व है। तो भिंडी में कौन सा तत्व पाया जाता है, आयरन और कैल्शियम पाया जाता है। तो इसमें आयरन दिया हुआ है, आयरन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिए, आयरन और कैल्शियम दोनों तत्व पाए जाते हैं। पूसा दो मौसमी किसकी प्रजाति है। पूसा दो मौसमी किसकी प्रजाति है, करेला, प्याज, टमाटर या मूली। तो जो पूसा दो मौसमी है वो करेला की प्रजाति है। पूसा दो मौसमी करेला की प्रजाति है। नेक्स्ट है आपका फलों की रानी किसे कहते हैं। फलों की रानी किसे कहते हैं, आम, सेब, लीची या जामुन। तो फलों की रानी किसे बोलते हैं, लीची को, और फलों का राजा आम को। आम को फलों का राजा बोलते हैं और लीची को फलों की रानी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन B2 का स्रोत है। विटामिन B2 का स्रोत है अखरोट, नारियल, बेल या बेर। तो जो बेल है वो विटामिन B2 का मुख्य स्रोत है, बेल। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका पजेरो किसकी प्रजाति है। पजेरो किसकी प्रजाति है, स्ट्रॉबेरी, चेरी, नाशपाती या काजू। तो जो पजेरो है वो स्ट्रॉबेरी की प्रजाति है। पजेरो स्ट्रॉबेरी की प्रजाति है। नेक्स्ट है आपका बकरी की सबसे बड़ी नस्ल है। बकरी की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है, सूरती, बीटल, जमुनापारी या सिरोही। बकरी की सबसे बड़ी नस्ल है जमुनापारी। बकरी की सबसे बड़ी नस्ल जमुनापारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भेड़ में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। भेड़ में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 60, 48, 50 या 54। तो भेड़ में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, भेड़ में 54 गुणसूत्र पाए जाते हैं। भेड़ में
54 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 2n बराबर 54। नेक्स्ट है आपका गाय के बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं? गाय के बच्चे को काल्व बोलते हैं। तो गाय में बच्चा देने की क्रिया काल्विंग कहलाएगी। काल्विंग, डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका बकरी के नवजात शिशु को क्या कहते हैं? बकरी के नवजात शिशु को क्या कहते हैं? बकरी के नवजात शिशु को किड़ बोलते हैं। बकरी के नवजात शिशु को किड़ बोलते हैं। और इसमें बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाएगी? तो किडिंग कहलाएगी। दूध की रानी किसे कहा जाता है? तो दूध की रानी सानेन बकरी को बोलते हैं। सानेन बकरी को दूध की रानी बोलते हैं। ये बकरी की विदेशी नस्ल है। इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है? तो इसका ओरिजिन प्लेस है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है आपका कैप्रा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है? कैप्रा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इनमें से नन ऑफ दीज सही हो जाएगा। और आप लोग नोट कर लीजिए कैप्रा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बकरी का। कैप्रा हिरकस बकरी का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है आपका यूपी में पशु चारा बैंक कहाँ स्थित है? यूपी में पशु चारा बैंक कहाँ स्थित है? कानपुर, बरेली, झांसी या लखनऊ? यूपी में पशु चारा बैंक कहाँ स्थित है? तो ये झांसी में स्थित है। यूपी में जो पशु चारा बैंक है वो झांसी में स्थित है। आप लोग एक बात और सुनिए ध्यान से, आपके यूपी गेटेड एग्जाम में माइनस मार्किंग भी होती है। तो आप लोग यहीं से प्रैक्टिस करिए कि जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही से आते हैं उन्हीं का आंसर दें, गलत आंसर बिल्कुल ना दें। और जो आपको इसकी जो PDF प्रोवाइड की जाती है उसमें आप लोग टाइम लगा के बैठिए। आपको ये जो पेपर की PDF प्रोवाइड की जाती है उसमें आप लोग घड़ी लगा के बैठिए और ये देखिए कि आप लोग कितने समय में पूरा पेपर कर देते हैं। और उसमें आप लोग बिल्कुल सही से आंसर दीजिए जो आपको बिल्कुल क्लियर है, हाँ ये हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। क्योंकि माइनस मार्किंग के चक्कर में बहुत लोग रह जाते हैं। माइनस मार्किंग बहुत होती है, इसमें 1/3 माइनस मार्किंग होती है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाता है। मतलब एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 3 नंबर तो वो माइनस हुए ही, +1, तो आपका 4 नंबर का घाटा हो जाता है। 3 नंबर तो वो क्वेश्चन गलत हो गया वो तो घटे ही, और एक नंबर सही वाले में तक चला जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग को जितना क्वेश्चन सही आता है उतना ही करिए, ज़्यादा के चक्कर में माइनस मार्किंग में मत चले जाइए। तो आप लोगों को इसकी PDF प्रोवाइड की जाती है, उसको आप लोग बिल्कुल सही सही क्वेश्चन जो आते हों उसी को लगाइए और बाद में जो नहीं आते हैं उनको याद कर लीजिए। क्योंकि आप लोगों को इसमें वीडियो में बता तो दिया ही जाता है, आंसर तो आप लोगों को सब लगवा दिए जाते हैं। देवनी गाय का जन्म स्थान कहाँ है? क्वेश्चन देखिए आप लोग, देवनी गाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो देवनी गाय का जन्म स्थान हैदराबाद में है। देवनी गाय का जन्म स्थान हैदराबाद में है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? मथुरा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट है आपका हिसारडेल किसका क्रॉस है? हिसारडेल किसका क्रॉस है? मेरिनो क्रॉस बीकानेरी, गद्दी क्रॉस लोही, सिरोही क्रॉस लोही या नन ऑफ दीज? तो हिसारडेल किसका क्रॉस है? मेरिनो क्रॉस बीकानेरी। हिसारडेल भेड़ की संकर नस्ल है, तो हिसारडेल किसका क्रॉस है? मेरिनो क्रॉस बीकानेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में आधुनिक मानव का गढ़ है। निम्न में आधुनिक मानव का गढ़ क्या है? तो क्या है? प्राइमेट। क्या है? प्राइमेट। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब के आधा आपका कंप्लीट हो चुका है। ये भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए जिसके आपके और भी दोस्त क्लास में आ सकें और हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। तो आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए, जैसे ही संख्या कम लगे तो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। किस संघ के जंतुओं में स्पष्ट मस्तिष्क का अभाव होता है? तो कार्डेटा, एकानोडर्मेटा, मोलस्का या आर्थ्रोपोडा? तो किस संघ के जंतुओं में स्पष्ट मस्तिष्क का अभाव होता है? एकानोडर्मेटा संघ के जंतुओं में
स्पष्ट मस्तिष्क का अभाव होता है। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपका एक पेज जुड़ नहीं पाया है, एक पेज गायब हो गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको फिर कभी देख लेंगे। इसका आप लोग आंसर लिख लीजिए। निम्न में अरस्तू की लालटेन किसे कहा जाता है? तो अरस्तू की लालटेन किसे बोला जाता है? समुद्री आर्चिन को। अरस्तू की लालटेन समुद्री आर्चिन को बोला जाता है। समुद्री आर्चिन। ये आपका वृक्क का आवरण कहलाता है। वृक्क का आवरण क्या कहलाता है? तो वृक्क का आवरण क्या कहलाता है? वृक्क का आवरण रीनल कैप्सूल कहलाता है। वृक्क का आवरण रीनल कैप्सूल कहलाता है। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका, निम्न में शहद की प्रकृति होती है। निम्न में शहद की प्रकृति होती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या नन ऑफ दीज। तो शहद की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। शहद की प्रकृति अम्लीय होती है। इसका पीएच कितना होता है? तो आप लोग नोट कर लीजिए, शहद का पीएच 6.4 होता है, तो इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। रेशम कीट की लार्वा में कितने जोड़ी पैर होते हैं? रेशम कीट के लार्वा में 8 जोड़ी पैर होते हैं। रेशम कीट के लार्वा में 8 जोड़ी पैर होते हैं। नेक्स्ट है आपका, दीमक का जनन काल है। दीमक का जनन काल क्या होता है? तो सर्द ऋतु, वर्षा ऋतु, गर्म ऋतु या सभी। तो दीमक का जनन काल होता है वर्षा ऋतु। दीमक का जनन काल वर्षा ऋतु होता है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। काकरोच में कौन सी ग्रंथि मादा काकरोच में पाई जाती है? कौन सी ग्रंथि मादा काकरोच में पाई जाती है? कोलेटेरियल, कांग्लोवेट, फेलिक या सभी। तो इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो केवल मादा काकरोच में पाई जाती है? तो जो कोलेटेरियल ग्लैंड है वो मादा काकरोच में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, घरेलू मक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू मक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो घरेलू मक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट है आपका, 1 किलोग्राम रेशम के लिए शहतूत की कितनी पत्तियों की आवश्यकता होती है? 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए शहतूत की कितनी पत्तियों की आवश्यकता होती है? तो कितनी पत्तियों की आवश्यकता होती है? 1 टन। 1 टन शहतूत की पत्तियों की आवश्यकता होती है 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए। इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अपमाजिक पक्षी कौन सा है? अपमाजिक पक्षी कौन सा है? सारस, तोता, चील या गिद्ध। तो इसमें अपमाजिक पक्षी कौन सा है? गिद्ध। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता किस में पाई जाती है? एस्केरिस, अमीबा, केंचुआ या शबी। तो लैंगिक द्विरूपता किस में पाई जाती है? लैंगिक द्विरूपता जो है वो एस्केरिस में पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता एस्केरिस में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, बेलाटा है। बेलाटा है अमेरिकन काकरोच, अफ्रीकन काकरोच, ऑस्ट्रेलियन काकरोच या नन ऑफ दीज। बेलाटा क्या है? तो ये एक, क्या आंसर सही हो जाएगा इसका? बेलाटा अमेरिकन काकरोच है। बेलाटा अमेरिकन काकरोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेरेटिमा में टिफ्लोसोल पाया जाता है। फेरेटिमा में टिफ्लोसोल किस में पाया जाता है? माशय में, आंत में, पेसड़ी में या ग्रास नली में। तो फेरेटिमा में टिफ्लोसोल किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आंत में। फेरेटिमा में टिफ्लोसोल आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, कीप कोशिकाएं किसकी विशेषता है? कीप कोशिकाएं किसकी विशेषता है? स्पंज, कीट, केंचुआ या घोंघा। तो कीप कोशिकाएं किसकी विशेषता है? ये स्पंज की विशेषता है। कीप कोशिकाएं स्पंज की विशेषता है। नेक्स्ट है आपका, केंचुए की फ्लोरागोगेन कोशिका वर्टिब्रेट के किस समान होती है? केंचुए की फ्लोरागोगन कोशिका वर्टिब्रेट के किस समान होती है?
किस अंग के समान होती है? किस अंग के समान होती है? फेफड़ा, वृक्क, यकृति या आंत? तो ये किस अंग के समान होती है? यकृति के समान। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए आप लोग, निम्न में प्रारंभिक कोडान है। 10 सेकंड है आप लोगों के लिए, आप लोग इसका आंसर करिए। इनमें प्रारंभिक कोडान कौन सा है? AUG, ट्रिपल U, UAG या AAG? आप लोग आंसर करिए इसका। तो इसमें प्रारंभिक कोडान कौन सा है? AUG, AUG। नेक्स्ट है आपका, मूर्धान्य बिंदु का मिलान बिंदु पर PF होता है। मूर्धान्य बिंदु का मिलान बिंदु पर PF कितना होता है? 2.54, 4.18, 4.50 या 6? तो मूर्धान्य बिंदु या मिलान बिंदु पर PF कितना होता है? ये होता है 4.18, 4.18। नेक्स्ट है आपका, मृदा में जल के तुरंत प्रवेश को क्या कहते हैं? मृदा में जल के तुरंत प्रवेश को क्या कहते हैं? अंतःस्यंदन, अंतःस्रवण, पारगम्यता या निस्यंदन? मृदा में जल के तुरंत प्रवेश को अंतःस्यंदन बोलते हैं। मृदा में जल के तुरंत प्रवेश को अंतःस्यंदन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, जल पारगम्यता अधिक किसकी होती है? ये आपके सॉइल साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं। जल पारगम्यता अधिक किसकी होती है? बलुई मृदा में, दोमट मृदा, बलुई दोमट या क्ले मृदा? तो आप लोग बताइए इसमें। जल पारगम्यता अधिक किस में होती है? ये होती है बलुई मृदा में, बलुई मृदा। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। मृदा नमी को ज्ञात करते हैं, मृदा नमी को ज्ञात करते हैं, किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? इसका ऑल ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। तनाव मापी, दबाव प्लेट विधि और लाइसीमीटर। क्षेत्र क्षमता पर मृदा जल तनाव कितने बार के बराबर होता है? क्षेत्र क्षमता पर मृदा जल तनाव कितने बार के बराबर होता है? 1/3, लेस देन 1/3, 15 या मोर देन 15? ये मोर देन का चिन्ह होता है, लेस देन का नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ये वाला जो चिन्ह होता है यहाँ पे, अगर तो ये मोर देन का चिन्ह होता है, और ये वाला चिन्ह होता है, ये लेस देन का चिन्ह होता है। तो ये लेस देन वाला चिन्ह है। यहाँ पे मोर देन वाला चिन्ह कैसे है ये? तो इसमें 1/3 है, इधर ये लगा है तो मतलब कि इससे कुछ ज़्यादा लिखा होगा, 1/2 हो सकता है। इसलिए जो ये वाला चिन्ह होता है ये मोर देन वाला होता है, और ये वाला लेस देन वाला होता है। तो इसमें आप लोग आंसर बताइए, क्षेत्र क्षमता पर मृदा जल तनाव कितने बार के बराबर होता है? ये होता है 1/3 बार, 1/3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, साइकोसेल एक है, साइकोसेल एक है, नमी ज्ञात करने का यंत्र चट्टान, एंटी एवेपोरेशन या एंटी ट्रांसपेरेंट? तो साइकोसेल क्या है? एंटी ट्रांसपेरेंट, साइकोसेल है एंटी ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्द्रताग्राही जल का पीएफ मान कितना होता है? आर्द्रताग्राही जल का पीएफ मान कितना होता है? तो ये होता है 4.5 से 7। यहाँ पे पीएफ पूछा गया है, पीएच नहीं पूछा गया है। तो पीएफ मान कितना होता है? 4.5 से 7। नेक्स्ट है आपका, मृदा में जल के निचली सतह में जाने को क्या कहते हैं? मृदा में जल के निचली सतह में जाने को क्या कहते हैं? अंतःस्यंदन, अंतःस्रवण, पारगम्यता या निस्यंदन? तो मृदा में जल के निचली सतह में जाने को क्या कहते हैं? अंतःस्रवण, अंतःस्रवण। जल के मृदा में जल के निचली सतह में जाने को अंतःस्रवण बोलते हैं। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 घन मीटर में कितने लीटर पानी होगा? 1 घन मीटर में कितने लीटर पानी होगा? तो 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का,
लवणीय क्षारीय मृदाएं किस गढ़ में रखी गई हैं? लवणीय क्षारीय मृदाएं किस गढ़ में रखी गई हैं? तो ये किस गढ़ में रखी गई हैं? अक्षेत्रीय गढ़, अक्षेत्रीय गढ़, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निदानिक निचली सतह के संसारों को कहते हैं। निदानिक निचली सतह के संसारों को क्या बोलते हैं? एपीपेड़ान, इंडोपेड़ान, पॉलीपेड़ान या पेड़ान? तो क्या बोलते हैं? इंडोपेड़ान, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। मैग्नीलियम तथा हिंडालियम कौन से तत्व दोनों में पाए जाते हैं? इनमें से कौन से तत्व हैं जो मैग्नीलियम और हिंडालियम दोनों में पाए जाते हैं? तो कौन से हैं? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में सत्य है, इनमें से सत्य है। कास्टिक सोडा, NaOH, कपड़े धोने वाला सोडा, Na2CO3, खाने वाला सोडा, NaHCO3 या ऑल ऑफ दीज? तो इसमें ये सभी सत्य हैं, सभी के फॉर्मूले बिल्कुल सही लिखे हैं, तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का डीकन प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। डीकन प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है, तो डीकन प्रक्रम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डीकन प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है Cl2 में। किसमें किया जाता है? क्लोरीन में, बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NH3 तथा BF3 में बंध पाया जाता है। NH3 तथा BF3 में कौन सा बंध पाया जाता है? आप लोग आंसर करिए इसका। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपसह संयोजक। कौन सा बंध पाया जाता है? उपसही संयोजक। नेक्स्ट है आपका फिनॉल के लिए सत्य है। फिनॉल के लिए इसमें से क्या सत्य है? आंसर करिए आप लोग। फिनॉल के लिए सत्य है, इसे कार्बोलिक अम्ल कहते हैं, यह हाइड्रोक्सी बेंजीन है, यह जिंक से क्रिया करके बेंजीन बनाता है, या सभी? तो इसका सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डी ब्रोगली के लिए सत्य है। डी ब्रोगली के लिए सत्य है। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। चलिए टाइम खत्म हुआ। डी ब्रोगली के लिए क्या सत्य है? इसका जो फॉर्मूला होता है, इक्वेशन होती है, वो लैम्बडा इजिकल्स टू H/P और लैम्बडा इजिकल्स टू H/mv दोनों होती है, तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा। परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, यह कथन किसका है? परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, यह कथन किसका है? आफबाउ नियम, बोहरबरी नियम, N+L नियम, या सभी? तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। ये सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? आफबाउ नियम। परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, यह कथन आफबाउ नियम का है। n कक्षा के लिए L के मान बताओ। n कक्षा के लिए L के मान बताओ। तो आप लोग आंसर दीजिए इसका। n कक्षा के लिए L के मान क्या होंगे? ये होंगे 0, 1, 2, 3। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4D के लिए n व L के मान बताओ। 4D के लिए n व L के मान बताओ। 4D के लिए n व L के मान क्या होंगे? तो n बराबर तो इसमें 4 हो जाएगा, n बराबर तो 4 हो जाएगा, और L बराबर क्या होता है? तो L इजिकल्स टू n-1 होता है, तो L बराबर हो जाएगा 4 - 1 3। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा?
N बराबर 4 और L बराबर 3। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका निम्न में असत्य है, निम्न में असत्य है। CO का प्रयोग कैंसर के उपचार में, P32 का प्रयोग कैंसर के उपचार में, I131 का प्रयोग थायराइड तथा वेन ट्यूमर में या ब्रह्मांड में हाइड्रोजन की गामा सबसे कम होती है। तो 10 सेकंड तो आपके इसमें क्वेश्चन को पढ़ने में ही लग गए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड में हाइड्रोजन की गामा सबसे कम होती है, ये असत्य है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजी बंध के प्रकार हैं। अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजी बंध के प्रकार, सिग्मा आबंध, पाई आबंध, दोनों या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। तो इसका बहुत सही हो जाएगा, दोनों, सिग्मा आबंध और पाई आबंध। नेक्स्ट है आपका H2O का आकार तथा संकरण है। H2O का आकार तथा संकरण क्या है? H2O का आकार क्या होता है? तो H2O का आकार B के आकार का होता है और संकरण होता है sp3। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका निम्न में सत्य है, इनमें से सत्य है। हैलाइडों के हैलोजन की संख्या 1 होती है, ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 2 होती है, पराक्साइडों में यह 1 होती है और सभी सत्य हैं। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए, 2 सेकंड है। तो इसमें सभी सत्य है, डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका STP पर कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का आयतन क्या होगा? तो ये कितना होगा? आप लोग कैलकुलेशन करके बताइए जल्दी से, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेकंड है आप लोगों के पास। STP पर कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का आयतन होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में सत्य है, निम्न में सत्य है। तो आप लोग इसका आंसर करिए, 10 सेकंड का समय है। इनमें से सत्य क्या है? नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, मोलरता बराबर विलय के ग्राम अणुओं की संख्या, या सभी सत्य हैं? तो इसमें सभी सत्य हैं, डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका सबसे अधिक आयनन ऊर्जा वाले तत्व का नाम क्या है? कौन से तत्व की सबसे अधिक आयनन ऊर्जा होती है? तो सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसकी होती है? आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय है। सबसे अधिक आयनन ऊर्जा वाला तत्व का नाम, चलिए समय खत्म हुआ। ये क्या होता है? हीलियम, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप लोग पहले हमको ये बता दीजिए, आप लोग तैयार हैं या नहीं? आगे के क्वेश्चन करने के लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं तो यस लिखिए आप लोग। अगर आगे क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं तो यस लिखिए, जिससे हमको पता चल सके कि आप लोग पढ़ रहे हैं या वीडियो चला के सो गए हैं। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 151 नंबर, निम्न में असत्य है, इनमें से असत्य कौन सा है? अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, क्षार धातुएं सबसे प्रबल धन विद्युतीय हैं, या हैलोजन सबसे प्रबल धन विद्युतीय है? तो इसमें क्या असत्य हो जाएगा? हैलोजन सबसे प्रबल धन विद्युतीय है, हैलोजन सबसे प्रबल धन विद्युतीय है। नेक्स्ट है आपका सोडियम थायोसाइनेट और हाइपो है, सोडियम थायोसाइनेट और हाइपो है। Na2H2O3.5H2O, Al2O3, MgSO4.7H2O या Al2O3.H2O। तो थायोसल्फेट या हाइपो का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग आंसर करिए इसका। 5 सेकंड है आप लोगों के पास, सभी लोग आंसर करिए।
तो क्या होता है इसका फॉर्मूला Na2H2O3.5H2O, Na2H2O3.5H2O, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है क्रायोलाइट, बॉक्साइट, फील्डस्पार या ऑल। तो इनमें से एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग आंसर करते रहिए। एमीन का सामान्य सूत्र क्या है? एमीन का सामान्य सूत्र क्या है? 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, 10 नहीं 5 सेकंड का समय है। एमीन का सामान्य सूत्र है, तो एमीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+3n। एमीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+3n। नेक्स्ट है आपका, एल्किल साइनाइड का जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है। एल्किल साइनाइड का जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल, ईथर, एस्टर या मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्किल साइनाइड का जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है? आप लोग आंसर करिए इसका। क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल। एल्किल साइनाइड का जल अपघटन करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका, एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण करने पर प्राप्त होता है। एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है? तो टाइम आपका ख़त्म होता है। क्या प्राप्त होता है? क्लोरल प्राप्त होता है, CCl3CHO, CCl3CHO क्लोरल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका, POP में जल अणुओं की संख्या, POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ये तो सब लोगों को पता होगा। POP का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4.12H2O। तो कितने जल अणु होते हैं? हाफ। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। जिप्सम का सूत्र क्या है? जिप्सम का सूत्र है CaSO4.H2O, 2H2O, CaSO4 या CaO। सभी लोग आंसर करिए इसका। 5 सेकंड का समय है। जिप्सम का सूत्र, चलिए तो टाइम खत्म होता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O। नेक्स्ट है आपका, हेलोफॉर्म अभिक्रिया में आयोडोफॉर्म का रंग होता है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया में आयोडोफॉर्म का रंग कैसा होता है? पीला, नीला, हरा या गुलाबी? तो ये कैसा होता है? पीला। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? जीएस के क्वेश्चन आ चुके हैं आप लोगों के, तो आप लोग तैयार हो जाइए जीएस के क्वेश्चन करने के लिए। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, विश्व की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में स्थित है? 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। विश्व की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है मतलब कि सबसे ऊंची चोटी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी, सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका, भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब घोषित की गई? भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब घोषित की गई? 5 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर करिए इसका। भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब घोषित की गई? 1990, 1992, 1896 या 1894? तो ये कब घोषित की गई है? 1894 ईस्वी में।
नेक्स्ट है आपका भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ। तो ये कब हुआ था, 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका किस संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिए इसका, 10 सेकंड है आप लोगों के पास। किस संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा इन दोनों में। 42वें संविधान संशोधन में भी और 86वें संविधान संशोधन में भी मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 2019 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। 2019 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। तो जो 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो अक्तिम अच्युतन नंबूथिरी को दिया गया है। इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 2020 में कोविड के कारण निरस्त हो गया था। कोविड के कारण कैंसिल कर दिया गया था। कोविड के कारण कैंसिल कर दिया गया था 2020 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था, और 2021 का अभी घोषित नहीं हुआ है। 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी घोषित नहीं हुआ है। तो आप लोग 2019 का ये भी याद करिए, 2019 में किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था अक्तिम नंबूथिरी को। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका कौशल भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। 10 सेकंड है आप लोगों के पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। कौशल भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। वरुण धवन, अनुष्का शर्मा, माधुरी दीक्षित या A&B। तो समय खत्म होता है आप लोगों का। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, A&B। किसे बनाया गया, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा को। नेक्स्ट है आप लोगों का भारतीय मुसलमान किसे अपना खलीफा मानते थे। भारतीय मुसलमान किसे खलीफा मानते थे। मुग़ल बादशाह, सऊदी अरब का सुल्तान, ईरान का सुल्तान या तुर्की का सुल्तान। तो 5 सेकंड है आप लोगों के पास, आंसर करिए इसका। तो भारतीय मुसलमान किसे अपना खलीफा मानते थे, तुर्की के सुल्तान को। भारतीय मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का अंग्रेजों ने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि कब दी थी। अंग्रेजों ने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि कब दी थी। आप लोग आंसर करिए। तो अंग्रेजों ने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि 1915 ईस्वी में दी थी। 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में और क्या हुआ था, 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तभी अंग्रेज़ों ने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। और इस उपाधि को गांधी जी ने कब त्याग दिया था, तो केसर-ए-हिंद की उपाधि को गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय त्याग दिया था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया। पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया। 20 जून 1950, 20 जून 1954, 20 जून 1958 या नन ऑफ दीज। तो 5 सेकंड है आप लोगों के पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 जून 1954। पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन 20 जून 1954 को किया गया। नेक्स्ट है आप लोगों का नवचंदी मेला कहाँ लगता है। नवचंदी मेला कहाँ लगता है, बाराबंकी, अयोध्या, मेरठ या गोरखपुर। तो नवचंदी मेला कहाँ लगता है, ये मेरठ में लगता है। मेरठ के जो लोग होंगे उनको पता होगा।
नवचंदी मेला मेरठ में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या मेरठ? तो यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंजी द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। सेंजी द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो सेंजी द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कितना होता है? 132 से 134 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 132 से 134 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। कपास के एक गांठ का वजन कितना होता है? सब लोग आंसर करिए इसका। कपास के एक गांठ का वजन कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 170 किलोग्राम। कपास के एक गांठ का वजन 170 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है आपका, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया? रोहित शर्मा और रानी रामपाल, मरियप्पन टी, विनेश फोगाट व मनिका बत्रा या सभी को? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। कौन कौन से खिलाड़ी हैं वो? रोहित शर्मा, रानी रामपाल, मरियप्पन टी, विनेश फोगाट और मनिका बत्रा। इन 5 को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। 2021 की भी घोषणा नहीं हुई है। 2021 की जब घोषणा होगी तब आप लोगों को बता दिया जाएगा। ये तो बाद में होगी, आप लोगों का पेपर हो जाएगा उसके बाद। तो आप लोगों के पेपर में अगर पूछा जाएगा तो 2020 का ही पूछा जाएगा। ये घोषणा कब होती है? तो 29 अगस्त को होती है। खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा 29 अगस्त को होती है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस की संसद को क्या कहते हैं? रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा, सीनेट, मजलिस या संसद? तो रूस की संसद को क्या बोलते हैं? रूस की संसद को ड्यूमा बोलते हैं। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। रूस की संसद को ड्यूमा बोलते हैं। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए हमको। जो खेल दिवस है वो किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? खेल दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आप लोग इसका आंसर करके बताएंगे हमको। चलिए, तो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब लोगों को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी, रंगनाथ शर्मा, राखलदास बनर्जी या यज्ञदत्त शर्मा? 5 सेकंड है आप लोगों के पास, आंसर करिए इसका। तो मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? ये है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी, सी ऑप्शन है। अगर साफ नहीं दिख रहा है तो आप लोग थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिए इसकी। ये पेज थोड़ा वैसा हो गया है, आगे के आपको सारे साफ पेज हैं। गार्गी संहिता नामक पुस्तक के लेखक हैं विशाख दत्त, कात्यायन, जयदेव या विष्णु शर्मा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कात्यायन। कात्यायन, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कहाँ है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल कहाँ है? बिहार, असम, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल, आप लोग आंसर करिए इसका। ये है आपका असम में। सबसे लंबा नदी पुल असम में स्थित है। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, दमन एवं दीप, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप? 5 सेकंड है आप लोगों के पास,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। अब आप लोगों के ये मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं, तो मैथ के क्वेश्चन भी कर लीजिए। उससे पहले आप लोग सुन लीजिए कि आप लोगों को पीडीएफ कितने बजे तक मिलेगा। तो आप लोगों को जो पीडीएफ मिलेगा वो आज शाम को 7 PM से 7:15 PM तक रहेगा। 7 PM से 7:15 PM तक रहेगा, मतलब कि 15 मिनट। उस समय में आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद ये डिलीट कर दिया जाएगा। 7 से 7:15 के बीच में रहेगा शाम को। चलिए तो मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थक विचलन होता है, चतुर्थक विचलन होता है Q3 माइनस Q1/2, Q3 प्लस Q1/2, Q3 प्लस Q1/Q3 माइनस Q1 या Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। तो इसका चतुर्थक विचलन क्या होता है? Q3 माइनस Q1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है चतुर्थक विचलन का, Q3 माइनस Q1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अंकों 7, 8, 10, 11, 13 तथा 16 की माध्यिका है। इसमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं? ये बिल्कुल सीधे सीधे दिया है। तो अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता तो आप लोग इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो ये तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो इसकी माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें पहले टर्म देखें, टर्म कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। तो 2 इधर से निकाल दीजिए, 2 इधर से निकाल दीजिए और 3 निकाल देंगे तो सभी चले जाएंगे। ये इवन है, अगर ऑड होता है तो बीच में ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन इवन है तो इसमें बीच में 2 बच्चे हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे? 10 प्लस 11/2, 10 और 11 21/2। तो ये कितना आ जाएगा? 10.5 आ जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट है आपका, इसका मानक विचलन क्या होगा? इसका मानक विचलन पूछा गया है। तो मानक विचलन का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग नोट कर लीजिए। मानक विचलन बराबर होता है √σ d² n। अंडर रूट में सिग्मा d² n होता है मानक विचलन का फॉर्मूला। ये आप लोग इसमें फॉर्मूला रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसका आप लोग आंसर लगा दीजिए। आंसर कितना आएगा इसका? 16.1, 16.1 बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यदि 4, 7, 8, 6 तथा x का समांतर माध्य 8 है तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? इसमें x का मान पूछा है। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है a + b/2 होता है। तो वो 2 टर्म के लिए होता है। इसमें कितने टर्म दिए हुए हैं? इसमें 1, 2, 3, 4, 5 टर्म दिए हुए हैं। तो आप लोग इसको, समांतर माध्य 8 दिया हुआ है तो 4 + 7 + 8 6 + x अपॉन कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। ये 8 दिया हुआ है, 5 टर्म है तो अपन नीचे में 5 कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा? 18 और 7 हो जाएगा 25, 25 + x अपॉन 5 = 8 हो जाएगा। इसको मिटा दे रहे हैं। 25 + x अपॉन 5 = 8 था, तो 5 इधर पहुंच जाएगा। 8 × 5 40 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 40 - 25।
तो ये कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा, x बराबर 15। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, x बराबर 15, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बाद में कमेंट करके बताइए, तो आप लोगों को वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 210 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन क्या होगा। पहले तो इसकी वो घन की जो साइड दी हुई है वो निकालिए पहले। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है आप लोगों को, तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ को इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया TSA इजिकल्स टू होता है 6a²। TSA इजिकल्स टू कितना होता है 6a²। तो इसमें TSA दिया हुआ है 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। 210 सेंटीमीटर स्क्वायर इजिकल्स टू 6a²। तो a² बराबर कितना हो जाएगा 210/6। 210/6। इससे ये कट जाएगा, कितने बार कटेगा तो 6 3 जा और 4 18 और 56 30, 35 बार कटेगा ये। तो a² इक्वल्स टू 35 आएगा। a² टू 35 आएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी √35। a की वैल्यू √35 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग इसका ये क्या पूछा है, इसका आयतन पूछा है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, a³ होगा। b इजिकल्स टू वॉल्यूम इजिकल्स टू a³ होगा। तो इसमें आप लोग a³ करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। बिंदुओं ये तथा ये के बीच की दूरी क्या होगी। इसके और इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग नोट करिए। इसका क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में x2 - x1, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इसका। तो इसमें अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इसमें x1 ये दिया हुआ है, x2 y1 y2। तो इसमें आप लोग वैल्यू रखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इसमें आप लोग वैल्यू रखेंगे, अंडर रूट में x2 - x1 कितना होगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। x2 - x1 कितना होगा, x2 - 4 -4 -4 -4 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। y1 कितना है, y2 - y1 का स्क्वायर। 0 - 6 करेंगे तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, -8 का स्क्वायर 64 प्लस -6 का स्क्वायर 36। तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, अंडर रूट में ये आ जाएगा 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 100। तो 100 को अगर बाहर निकालेंगे तो ये कितना रह जाएगा 10। इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साइन 120 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 120 साइन 30 बराबर कितना होता है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ये होता है 1/2। इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अब बोलते बोलते काफ़ी टाइम हो चुका है, इसलिए मुँह में दर्द भी होने लगा है। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये भी कर ले रहे हैं। दो राशियों 5 तथा 6 का हरात्मक माध्य होगा। दो राशियों 5 तथा 6 का हरात्मक माध्य होगा।
ऋणात्मक माध्य कैसे निकालते हैं, तो आप लोगों को हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं, उससे आप लोग निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, ऋणात्मक माध्य बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी, 2ab अपॉन a प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें a क्या है, a 5 है, b 6 है, इसकी आप लोग वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60/11, बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बहुभुज में 44 विकर्ण हैं तो भुजाएं होंगी। एक बहुभुज में 44 विकर्ण हैं तो भुजाएं कितनी होंगी, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो अभी हमें ध्यान नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बता दीजिए इसका फॉर्मूला, और हमें जब ध्यान आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसी से होता है। इसका आप लोग आंसर नोट कर लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 11 हो जाएगा, सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। फॉर्मूला हम आपको बता देंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो शब्द दिया हुआ है इसके सभी अक्षरों को लेकर कितने क्रमचय बनेंगे। तो क्रमचय का क्रमचय का फॉर्मूला होता है, क्रमचय वाला आपको पढ़ाया गया है, तो ये आपको आता होगा। तो इसका आप लोग आंसर लगा लीजिए, कितना आंसर आ जाएगा 34,650। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग बाद में कमेंट करेंगे, तो बाद में आप लोगों को बता दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के बीच का समांतर माध्य 20 तथा गुणोत्तर माध्य 16 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो इसको आप लोग ऑप्शन से कर लीजिए, ऑप्शन से ये क्वेश्चन हो जाएगा। दो संख्याओं के बीच का समांतर माध्य 20 तथा गुणोत्तर माध्य 16 है, तो संख्याएं क्या होगी। आप लोग ऑप्शन में देखिए, जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन है, इन दोनों का समांतर माध्य कितना होगा। समांतर माध्य इसका अगर करेंगे तो 16 और 4 20/2 करेंगे तो ये 10 ही रह जाएगा, इससे तो बात बनेगी नहीं। इसमें देखिए 8 और 32 में, तो 8 और 32 समांतर माध्य प्लस b/2 होता है, तो 8 + 32/2 ये 20 समांतर माध्य, तो 20 आ गया। अब गुणोत्तर माध्य देखिए, गुणोत्तर माध्य 16 आना चाहिए। तो गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, √AB, √AB। तो अंडर में 8 × 32 करेंगे, 8 × 32 करेंगे तो ये कितना आएगा। तो ये जो अंडर में से ये जो बाहर निकल के आएगा ये 16 आएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको, तो इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 3a + 2 + 2a + 1 = 31 में a का मान क्या होगा। इसमें a का मान क्या होगा, इसको भी आप लोग ऑप्शन से लगा लीजिए। ऑप्शन से देखिए आप लोग, पहले 2 का a की जगह 2 रख के देखिए। तो a की जगह अगर आप लोग 2 रखेंगे तो 3 की पावर 2 + 2 = 4 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो 3 × 9 = 27, 81, ये तो इससे ज़्यादा हो गया, तो ये बात नहीं बनेगी यहाँ पे। तो आप लोग अब दूसरा ऑप्शन रख के देखिए, 1 वाला ऑप्शन रख के देखिए। 3 की पावर 1 a की जगह 1 करेंगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 3 3 × 9 3 × 27 प्लस 4 = 31। तो इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन से लगा लीजिए, ऑप्शन से ये क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि ax = by तथा az = bx हो तो क्या सही होगा इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा x² = yz, x² = yz। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, यदि log 2 बराबर ये और इसका मान पूछा गया है, तो ये जो आपको मैथ की क्लास चलाई थी उसमें आप लोगों को ये लॉग वाला बता दिया गया है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। तो इसका आप लोग आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, -3.1249। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार वो वीडियो जाके देख लीजिए लॉग वाली,
उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। यदि b का प्रतिलोमानुपाती a तथा जब a बराबर 4 तो b का मान 5 है, यदि a बराबर 10 तो b का मान क्या होगा। b का प्रतिलोमानुपाती a बताया गया है इसमें। इसकी भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दी गई थी, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। फिर भी आपका एक बार फॉर्मूला बता देते हैं इसका। b का प्रतिलोमानुपाती है, प्रतिलोमानुपाती है तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। b का प्रतिलोमानुपाती a है तो a इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू b, a इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू b, तो a इक्वल्स टू k अपॉन b हो जाएगा। तो पहले आप लोग k की वैल्यू निकालिए, पहले a और b दोनों की दी रखी है तो k की वैल्यू निकालिए, उसके बाद इसमें k की वैल्यू रख देंगे। दूसरी बार भी यही करना है, तब आपकी b की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो ये कितनी निकल कर आएगी, 10। कितनी निकल कर आएगी, 10। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 10 नहीं, यहाँ पे 2 निकल के आएगी, सी ऑप्शन सी होगा इसका। कितनी निकल के आएगी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट है आपका एक गोले का वक्र पृष्ठ इतने पाई वर्ग सेंटीमीटर है, गोले का व्यास ज्ञात करो। वक्र पृष्ठ बराबर, वक्र पृष्ठ को इंग्लिश में कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, CSA। तो इसका CSA कितना होता है, गोले का CSA बराबर होता है 4 पाई r क्यूब। तो इसमें ये वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 144 पाई बराबर 4 पाई r क्यूब। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और इससे ये काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 4 त्यों 12, 4 छिंग 24। तो r क्यूब बराबर ये है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया r स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर होगा। तो ये r आपका निकल के आ जाएगा 36। तो गोले का व्यास कितना आ जाएगा, r आपका ये r स्क्वायर है तो r स्क्वायर बराबर 36 है, तो r बराबर निकल के आ जाएगा आपका 6, r बराबर 6 निकल के आ जाएगा। तो इसका व्यास पूछा है तो डायमीटर बोलते हैं इंग्लिश में, डायमीटर रेडियस का 2 गुना होता है। तो कितना हो जाएगा इसका डायमीटर, 6 × 2 = 12 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 रुपये, 6 रुपये नोट, 6 5 रुपये, 3 10 रुपये, 2 20 रुपये के नोट से भिन्न भिन्न कितने धन बनाए जा सकते हैं। तो इससे कितने धन बनाए जा सकते हैं, 419। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इसका कौन सा पद 81 होगा, इसका कौन सा पद 81 होगा। तो इसका 9वां पद 81 होगा। फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, इसका 9वां पद 81 होगा। फॉर्मूला होता है Tn = ARn-1। ए की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू क्या है, तो r की वैल्यू √3 है और n की वैल्यू पूछिए इसमें, तो आप लोग निकाल सकते हैं। Tn बराबर 81 दिया हुआ है, फॉर्मूले में रख दीजिए, निकल आएगा। नेक्स्ट है आपका 16 का भाग 4 के √16 को सरल करो। तो 4 के √16 को सरल करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, इसका 4 का जोड़ा बाहर निकलेगा, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 4 का पेयर में से एक बार निकलेगा, 4 का पेयर बनेगा इसमें। तो 16/2 हो जाएगा 2 8 8 ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 0.9 का वर्गमूल होगा, 0.9 का वर्गमूल होगा। 0.9 का वर्गमूल इसमें से कोई नहीं होगा, नॉट ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग 0.09 कर देंगे, क्योंकि 0.9 का वर्गमूल नहीं हो पाएगा, 0.09 कर देंगे तो इसका वर्गमूल निकल के आएगा 0.3, क्योंकि 0.3 × 0.3 करेंगे, 0.3 × 0.3 करेंगे तभी तो 0.09 निकल के आएगा। और अगर 0.9 निकलना है तो 0.3 × 3 करना है, 0.3 × 3 करेंगे
तब ये निकल के आएगा, तो ये बात नहीं बन पाएगी, तो इसका ये नॉट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, तो आपके ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। आप लोगों का लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। चलिए, तो अब आपको कल मिलेंगे। कल आपका जो अगला मॉडल पेपर होगा वो कब होगा? अगला मॉडल पेपर आपका सैटरडे को होगा, और डेली आपके कैप्सूल चलते हैं, तो आप लोग उनको देखिए, और उनमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, तो उनको आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।